हेलो बच्चों, माई सेल्फ विकेश ठाकुर और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। कुछ टॉपिक्स फिजिक्स में आपके हो गए हैं, शायद यूनिट एंड डायमेंशन एंड वेक्टर ये आपका हो गया है। बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेसिकली आपका वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मेरा आपको ये सजेशन होगा कि आगे फिजिक्स में आगे बढ़ने से पहले आप वेक्टर पे कमांड करेंगे। आप वेक्टर के न्यूमेरिकल्स जरूर सॉल्व करेंगे, वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। ठीक है ना। बिकॉज अगर आपका वेक्टर क्लियर नहीं है तो आप बिलीव करो आपको आगे के यूनिट्स में स्पेशली न्यूमेरिकल्स में दिक्कत जाएगी। ठीक है ना। देखिए बाकी जो सब्जेक्ट होता है समझा ना, आई मीन अदर सब्जेक्ट्स और फिजिक्स में डिफरेंस ये होता है ना कि फिजिक्स में आप जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी जर्नी फिजिक्स में आगे बढ़ेगी, जो पीछे के टॉपिक्स हैं ठीक है ना, वो छूटते नहीं जाते हैं, वो आगे आपको मिलेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स आगे यूज होंगे। ये बहुत जरूरी है कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है, फिलहाल आपने वेक्टर पढ़ा है, मेरा आपको ये सजेशन है कि वेक्टर पे बहुत अच्छे से कमांड कीजिए। ठीक है ना। मैं जो टॉपिक आपका स्टार्ट करने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है मैकेनिक्स। बेसिकली ये टॉपिक नहीं, एक ब्रांच है। हम एक ब्रांच स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे यूनिट्स आएंगे धीरे धीरे। बात समझा ना। हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक ब्रांच स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, मैकेनिक्स। जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे हमें बहुत सारे यूनिट्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स। क्या होता है अभी बताया, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है, इन विच we study about the cause and effect of motion in point mass, rigid body, etc. ठीक है। क्या होता है मैकेनिक्स? मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है, एक बहुत ब्रॉड ब्रांच है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बहुत सारे यूनिट्स आते हैं। लेकिन हम बेसिकली स्टडी किस चीज की करते हैं, वहां पे हम स्टडी करते हैं कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन की। इंपॉर्टेंट चीज किसकी स्टडी करते हैं, तो बेसिकली हम स्टडी करते हैं मोशन की। ठीक है ना। किसकी स्टडी करते हैं, मोशन की, मोशन के इफेक्ट की, मोशन के कॉज की। बात समझ में आ रहा? समझते हैं क्या होता है कॉज इफेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट मैकेनिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, एक को हमने बोला काइनेमेटिक्स, एक को हमने क्या बोला, काइनेमेटिक्स, दूसरे को हमने बोला डायनामिक्स। समझ में आ रहा? काइनेमेटिक्स में हम देखिए मैकेनिक्स जो है वो फिजिक्स का एक ब्रांच समझना, जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट की स्टडी करते हैं। किसके, मोशन। ओके, अब कॉज एंड इफेक्ट के बेस पे मैकेनिक्स के फिर से दो ब्रांच बनाए, समझना ना, फर्दर दो ब्रांच। एक का नाम रखा हमने काइनेमेटिक्स, दूसरे का नाम क्या रखा, डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं कॉज की, काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं इफेक्ट की। ओके, एंड डायनामिक्स में हम स्टडी करते हैं कॉज की। बात समझ में आ रहा? काइनेमेटिक्स में किसकी स्टडी करते हैं, इफेक्ट की। डायनामिक्स में किसकी स्टडी करते हैं, कॉज की। ठीक है ना। अब ये इफेक्ट
का मतलब क्या है समझिए। इफेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक सरफेस है जिसपे कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। इसको आपने क्या किया, एक वेलोसिटी दे दी 10 मीटर पर सेकंड, लेट अस सपोज, बात समझ में, और ये किसी टाइम पे चलना स्टार्ट किया, किसी टाइम पे चलना स्टार्ट किया, और चलते 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 किसी दूसरे टाइम E इज इक्वल टू टी पे, ठीक है ना, ये यहां पर आकर के रुक गया, यहां पे आकर के रुक गया। और जब ये रुका तो ड्यूरिंग इट्स मोशन लेट अस सपोज इसने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया s, अब समझो, ऑब्जेक्ट किसी टाइम t पे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला, ठीक है ना। आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि कुछ टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट रुक गया, ये ऑब्जेक्ट रुक गया, और इस ड्यूरेशन में इस ऑब्जेक्ट ने s डिस्टेंस क्या किया, ट्रेवल किया। गेटिंग माय पॉइंट। इस पूरे डिस्कशन में क्या हमने इस बात पे चर्चा की कि ये ऑब्जेक्ट क्यों चला था, इसका स्पीड, ऑब्वियस सी बात है 10 मीटर पर सेकंड से इसकी स्पीड 0 हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से 0 आई होगी, इसका मतलब इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही होगी। क्या हमने इस बात पे चर्चा की कि इसकी स्पीड क्यों 0 हो गई, बात समझ आ रहा है क्या। तो जब हम कॉज की बात करते हैं, मोशन क्यों हुआ, ऑब्वियस सी बात है ये ऑब्जेक्ट यहां रखा होगा, कोई एक्सटर्नल एजेंट मेरे जैसा, ठीक है ना, आया होगा और इसको ऐसे एक फोर्स लगा दिया होगा। गेटिंग माय पॉइंट, इस पे ऐसे फोर्स लगाया होगा, इसकी स्पीड v होगी 10 मीटर पर सेकंड, तो ये चलना स्टार्ट हुआ होगा, बात समझ में आ रहा। अब इसकी स्पीड अगर 0 हो गई तो बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा, अगर मैं पूछूं कि क्यों 0 हो गई तो आप बोलोगे कि सर यहां पर एक फ्रिक्शन होगा, है ना, यहां पर एक फ्रिक्शन होगा। गेटिंग माय पॉइंट, जिसके कारण, जिसने क्या किया होगा, इसकी स्पीड को ब्लॉक किया होगा। यही होता है ना, अगर आप एक ब्लॉक को इस सरफेस पे रोल करा दो तो क्या होता है, थोड़ी दूर जाने के बाद वो रुक जाता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि वो रुक क्यों गया तो आप क्या बोलोगे, भाई फ्रिक्शन है, सिंपल सी बात है, सरफेस क्या कर रहा है, अर्थ क्या कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, और उस फ्रिक्शन फोर्स के कारण उसकी स्पीड क्या हो रही, डिक्रीज हो रही। तो स्पीड के डिक्रीज होने का कॉज क्या है, फ्रिक्शन। स्पीड, सॉरी, ऑब्जेक्ट के चलने का कॉज क्या है, फोर्स। गेटिंग माय पॉइंट। तो मोशन की कॉज की स्टडी जहां करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक्स। समझ में आ रहा, क्यों हुआ, ऑब्जेक्ट ने चलना क्यों स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट की स्पीड क्यों चेंज हुई, ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट क्यों लिया। तो जहां पर ये वर्ड आ जाता है ना क्यों, वाई, जहां पे आप ये क्वेश्चन मार्क लगा देते हो वाई, समझ में आ रहा, मोशन के साथ, वहीं से डायनामिक्स स्टार्ट हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं कॉज। तो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि डायनामिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं, कॉज की स्टडी करते हैं, समझ में आ रहा। जब भी कोई मोशन होगा, ठीक है ना, और उसे जब हम एक्सप्लेन करेंगे, और अगर मैं ये बोलता हूं कि मोशन क्यों हुआ, डिस्प्लेसमेंट उसने क्यों लिया, उसकी स्पीड क्यों डिक्रीज हुई, उसने क्यों एक्सेलरेट हुआ, उसकी स्पीड क्यों इंक्रीज हुई, टाइम क्यों इंक्रीज हुआ, टाइम क्यों डिक्रीज हुआ, इन सभी क्यों का जब हम आंसर ढूंढते हैं तो उसका जो आंसर है वो आंसर हमें मिलता है कहां पे, डायनामिक्स। समझ में आ रहा। इस ब्रांच को इसलिए क्या बोला जाता है, इट इज द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, इट इज द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। और अगर आप ध्यान से देखो तो फिलहाल जो हमने ये डिस्कशन किया इसमें कॉज क्या था, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये ब्लॉक क्यों चला, आप बोलोगे इस पे कोई फोर्स लगा होगा, किसी ने आया होगा, इसको ऐसे पुश दे दिया होगा, एंड फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज द पुश एंड पुल। 9th एंड 10th में आपने पढ़ा होगा, फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज पुश एंड पुल। तो किसी ने आया होगा, इसको पुश किया होगा ऐसे, और जब इसको पुश किया वो तो चलना स्टार्ट कर दिया, है ना। मैं पूछूंगा कि स्पीड क्यों डिक्रीज हुई, स्पीड इसलिए डिक्रीज हुई
क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो एक बात समझ में आई कि बेसिक जो यहाँ पर स्टडी होती है वो किसकी स्टडी होती है, फोर्स। ये आपका एक यूनिट है फोर्स। सुना अपना मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद हमारे पास ये यूनिट आता है फोर्स। बात समझ में आ रहा है? काइनेमेटिक्स इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब कि जो आपने देखा, आपने क्या देखा? आपने देखा कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ, ठीक है ना, आपने देखा, आपने फोर्स को नहीं देख सकते, बात समझ में आ रहा है क्या? लेकिन आप ये देख सकते हो कि जैसे ये ऑब्जेक्ट क्या था, रुका हुआ था, इस ऑब्जेक्ट ने सडनली क्या हुआ, एक स्पीड गेन कर ली। आपने ये भी देखा कि इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? फ्रिक्शनल फोर्स वहां अप्लाई हो रहा है, ये दिखाई थोड़ी देता है। फ्रिक्शनल फोर्स वहां अप्लाई हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है क्या आपको? लेकिन आपको ये तो दिखाई देगा, ये तो आपको फील होगा कि उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होते होते जीरो पे होगी, है ना। दैट इज कॉल्ड इफेक्ट, जो आपको दिखाई दे रहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है कि उसने एक डिस्प्लेसमेंट लिया, आपको दिखाई दे रहा है कि उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, आपको दिखाई दे रहा है कि उसकी स्पीड सर्टेन टाइम के बाद क्या हो गई, जीरो हो गई, आपको दिखाई दे रहा है किसी टाइम टी पे उसने चलना स्टार्ट किया। दैट इज कॉल्ड इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ मोशन, जो हमें दिखाई देता है ड्यूरिंग द मोशन। जो जो चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं उन सबको हम किस में काउंट करते हैं, इफेक्ट में काउंट करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो इफेक्ट में आप ध्यान से सोचो तो हमने क्या क्या स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे डिस्टेंस की, हम स्टडी करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, हम स्टडी करेंगे स्पीड की, हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज द ब्रांच काइनेमेटिक्स, इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, इफेक्ट की स्टडी करते हैं। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इफेक्ट का मतलब होता है वो चीज जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ड्यूरिंग द मोशन। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? द थिंग विच इज ऑब्जर्व बाय अस, जो हमें ऑब्जर्व करते हैं। मान लो कोई बर्ड उड़ रहा है, तो बर्ड उड़ रहा है या एरोप्लेन उड़ रहा है, सिंपल। तो एरोप्लेन उड़ रहा है तो आप यही बोलोगे ना कि एरोप्लेन बहुत तेजी से उड़ रहा है। एरोप्लेन औरंगाबाद से दिल्ली पहुंच गया, है ना, आपने बोला कि इसने इतना डिस्टेंस कवर किया। प्लेन क्यों उड़ रहा है? उसके अंदर जो फ्यूल बर्न हो रही है, क्या वो आपको दिखाई देता है? जब हम फ्यूल बर्न की बात करेंगे, उसके मैकेनिज्म की बात करेंगे कि प्लेन जो उड़ रहा है वो क्यों उड़ रहा है, पायलट उड़ा रहा है, फ्यूल बर्न कर रही है, एनर्जी जो है वो वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। बात समझ में आ रहा? तो उन सबकी स्टडी हम कहां करते हैं, डायनामिक्स। बात समझ में आ रहा? और इफेक्ट जो दिखता है कि प्लेन उड़ा, प्लेन ने औरंगाबाद से चला, दिल्ली में जाके क्या किया, लैंड किया, इस ड्यूरेशन में एक टाइम बीत गया, 2 घंटे का टाइम बीता। तो जो चीज हम ऑब्जर्व करते हैं, जो हमें दिखाई देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्ट। और इफेक्ट में हम किसकी स्टडी करेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। लॉजिक क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, आराम आराम से, ठीक है ना। नोट कीजिए, फिर इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नोट डाउन। अब पैरामीटर्स ऑफ मोशन। पैरामीटर्स ऑफ मोशन का क्या मतलब हुआ? ये वही हुआ, मतलब मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है ना, जिस जिस फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत होती है, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स ऑफ मोशन।
those physical quantity which required to describe the motion is known as parameters of motion। ठीक है, किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जिन पैरामीटर्स की जरूरत होती है, जिन फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स ऑफ मोशन। गेटिंग माय पॉइंट? आपने यूनिट एंड डायमेंशन में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा होगा, ठीक है ना? तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसकी रिक्वायरमेंट हमें होती है किसी मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, सबसे पहला पैरामीटर जो होता है वो होता है टाइम। सुना होगा आपने टाइम के बारे में, मैं समय हूं, है ना? महाभारत में आपने अगर देखा होगा महाभारत, तो उसमें ये डायलॉग आता है, ठीक है ना? जब भी महाभारत स्टार्ट होता है तो इसी से स्टार्ट होता है, मैं समय हूं, मैं गतिशील हूं, है ना? तो वही वाला समय, दैट इज योर टाइम। टाइम क्या होता है? समझ, इट इज, पहला पॉइंट, इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटी? यूनिट एंड डायमेंशन में आपका हुआ होगा, दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है डेराइव्ड। याद आ रहा है कुछ? फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती थी, है ना? उसमें से एक हमारा टाइम होता था, बाकी जितनी भी क्वांटिटीज है वो सब क्या थी? डेराइव्ड क्वांटिटी थी। अगर आपको याद आ रहा है तो ध्यान से याद कीजिए, आपका होता था मास, लेंथ, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, करंट, एटसेट्रा, है ना? ये सब क्या थी? हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। मुझे अगर डिफाइन करना हो फंडामेंटल क्वांटिटीज को, हम कैसे करेंगे? देखो ये यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट है, ठीक है ना? मैं सिर्फ एक रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which does not require the help of any other physical quantities for its correct explanation। वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको अपने एक्सप्लेनेशन के लिए, अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है ना, अपने आप को डिफाइन करने के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है ना? वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। उनमें से एक है हमारा टाइम। टाइम एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कि हम डिफाइन करने के लिए उसे किसी की जरूरत नहीं है। टाइम एब्सोल्यूट है, ठीक है ना? उसे किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है डिफाइन करने की, अपने आप में डिफाइन है। बात समझ में आ रहा? So time is what? Time is a fundamental quantity. Unit आपको मालूम है क्या होता है? सेकेंड, है ना? इस तरह से डिनोट करते हैं। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट, ठीक है ना? T is equals to 0। ये कौन सा टाइम होता है? अक्सर फिजिक्स में जो है ना, हम किसी भी फिजिकल सिचुएशन को, किसी भी फिजिकल सिचुएशन को जब हम डील करते हैं तो हम एक टाइम लेते हैं, T is equals to 0, ठीक है ना? जैसे मैं ऐसा बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट इज स्टार्ट्स, ठीक है ना, एट T is equals to 0 सेकेंड। क्या ऐसा बोलूंगा? ऑब्जेक्ट टेक्स अ टर्न, एक ऑब्जेक्ट जा रहा था और उसने टर्न लिया, तो जिस समय उसने टर्न लिया वो टाइम T is equals to 0 है। T is equals to 0 जो होता है ना, ये एक टाइम होता है। इसको अगर मुझे डिफाइन करना हो, ये बार बार आएगा आपके पास फिजिक्स में,
ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में या मैं सॉल्व करूंगा, मैं लूंगा लेट अस सपोज t = 0। तो t = 0 का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहीं पे भी, कोई भी फिजिक्स में कहीं पे भी अगर ये लिखा हो कि t = 0 मतलब टाइम = 0, तो इसका मतलब होगा इट इज दैट मोमेंट, टाइम क्या है, एक तरह का मोमेंट ही है, इट इज दैट मोमेंट एट विच the observer starts observation, it is that moment at which the observer starts observation। ठीक है ना, वो समय जहां से आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया। देखो फिजिक्स जो होता है ना, ये इसमें हम क्या करते हैं, सिचुएशंस को, बहुत सारी सिचुएशंस की क्या करते हैं, उसको डील करते हैं। जैसे कि एक ट्रेन जा रही है, उसमें से एक बच्चा क्या किया, जंप किया, जब वो जंप किया तो वो गिर गया लाइक दिस। तो क्या ये एक सिचुएशन है। एक बॉल है, उसे मैं बिल्डिंग के छत से हॉरिजॉन्टल इस तरह से थ्रो कर दिया, ये भी क्या एक तरह का सिचुएशन है। ठीक है ना, तो हम फिजिक्स में बेसिकली क्या करते हैं, किसी सिचुएशन को डील करते हैं। ठीक है ना, और जब हम किसी सिचुएशन को डील करते हैं तो अपने आप को, ठीक है ना, अपने आप को हम एज अ ऑब्जर्वर रखते हैं कि मैं देख रहा हूं कि एक बच्चा क्या है, उसने एक बॉल लिया, उसे 30 डिग्री के एंगल पे क्या किया, उसे थ्रो कर दिया। बॉल जो है वो t = 4 सेकंड के बाद वापस जमीन पर लैंड कर गया। तो इन सब ड्यूरेशन में ऑब्जर्वर कौन है, जो क्वेश्चन पढ़ रहा, जो उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा। ठीक है ना, तो ऑब्जर्वर जिस समय पे मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, ठीक है ना, उस समय को हमने क्या बोला, t = 0। जैसे मान लो कि एक कार है, ठीक है ना, इस तरह से एक कार है, ठीक है, ये काफी लंबे समय से चल रहा था। ठीक है, सडनली क्या हुआ कि किसी टाइम पे इस कार से एक बच्चा जंप कर गया। ठीक है, और जिस समय वो बच्चा जंप किया, आपने उस कार को देखा। समझिएगा, कार तो बहुत पहले से चल रही थी, कार तो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन आपने उसे ऑब्जर्व करना कब स्टार्ट किया, जब वो बच्चा उस पे से जंप किया, और आपने देखा कि बच्चा जब जंप किया तो जमीन पे गिर गया, उसे चोट आई। ऑल ऑफ दीज आर योर ऑब्जर्वेशन। लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कब हुआ, आपका ऑब्जर्वेशन उस मोमेंट पे स्टार्ट हुआ जब उस बच्चे ने उस कार से जंप लिया। जब उस बच्चे ने उस कार से जंप लिया, तो वो मोमेंट जहां से आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हो, वो मोमेंट जहां से आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हो, उस मोमेंट को हमने क्या बोला है, इन जनरल t = 0। गेटिंग माय पॉइंट। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसे मैं बोलूंगा कि ये जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है ना, और किसी मोमेंट पे इससे एक, इस मोमेंट, इस टाइम को ही मैं क्या बोल सकता हूं कि t = 0 पे, ऐसा समझो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो इस तरह से रखा हुआ है, वो रेस्ट के पोजीशन पे, और 2-3 दिन से रेस्ट में था, ऐसा समझो, 2-3 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल से वो ऐसा ही यहां रखा हुआ था। सडनली एक टाइम क्या हुआ, एक बच्चा आया, उसने इसे धक्का दिया और इसे एक स्पीड मिल गई 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, और ये चलता हुआ यहां आके वापस से रुक गया। इसने क्या किया, एक मोशन लिया, एक मोशन को डिस्क्राइब किया। मैं बोलूंगा कि तुम्हारा मोशन का ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कब हुआ, तो भाई ये ऑब्जेक्ट तो 10 साल से रखा हुआ था ना यहाँ पे,
5 साल से रखा हुआ था, 2 दिन से रखा हुआ था, कोई चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है ना। जिस मोमेंट पे चेंज हुआ वहां से आपने क्या किया, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, तो उस मोमेंट को मैं क्या बोलूंगा, t इज इक्वल टू 0। मतलब कि t इज इक्वल टू 0 पे एक बच्चा इसको क्या किया, पुश किया और इसे एक स्पीड दिया 10 मीटर पर सेकेंड, एंड लेट अस सपोज आफ्टर सम टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यहां से यहां पर आकर के रुक गया। तो टाइम की जो काउंटिंग है ना, इस बात को समझिएगा कि टाइम की जो काउंटिंग है वो हम उस मोमेंट से स्टार्ट करते हैं, t इज इक्वल टू 0 से। बात समझ रहा, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, बात समझ रहा, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता है कि -2 सेकेंड पे, -10 ईयर पहले, ऐसा नहीं होता है। टाइम हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे यहाँ पे आके रुके, तो मतलब t इज इक्वल टू 0 क्या होता है, ये वो मोमेंट होता है जहां से कि ऑब्जर्वर अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करता है, या फिर जहां से हम टाइम का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। जिस मोमेंट से हम टाइम को कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, t इज इक्वल टू 0। क्लियर, देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वांटिटी पे आते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर क्या हो जाएगा, दूसरा पोजीशन। ठीक है, पोजीशन का मतलब होता है लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के पॉइंट मास का, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कार हो, बच्चा हो, ठीक है, उसका जो लोकेशन है उसे हम जब डिटरमाइन करते हैं उसे हम पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, तो पोजीशन क्या होता है, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब समझो इसको भी, मान लो ये एक रोड है, ठीक है, यहां पर एक बच्चा खड़ा है, ठीक है, मैं बोलूंगा बताओ इसका लोकेशन। क्या आप बता पाओगे, सोचो, एक रोड है, इस पे एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना, मैं आपसे पूछूंगा कि इसका लोकेशन बताओ, इसका पोजीशन बताओ, फाइंड इट्स लोकेशन और पोजीशन। तो क्या आप बता सकते हो, मेरे ख्याल से तो आप नहीं बता पाओगे। इसलिए नहीं बता पाओगे क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को बताने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को बताने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना पड़ता है, हमें एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना पड़ता है, तभी हम उसकी लोकेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। जैसे मान लो कि मैंने इस पॉइंट को अपना ओरिजिन बोल दिया, समझ में आ रहा, और यहाँ पे कुछ नंबर लाइन 1 2 3 4 5 6 ऐसा 1 2 3 4 5 6 मीटर में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस बच्चे का लोकेशन बताओ, अब आप आंसर दे सकते हो 4 मीटर। लेकिन फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, 4 मीटर कहां से, 4 मीटर कहां, क्योंकि जब तक कि हम उस पॉइंट को मेंशन नहीं करेंगे 4 मीटर क्लियर नहीं होगा। आप जिस रूम में बैठे हैं सोचो, उसमें 4 वॉल है, ठीक है ना, अगर आप सभी वॉल से अपना लोकेशन देखो तो अलग अलग होगा। तो मैं अगर आपसे ही पूछूं कि आप अपने रूम में बैठे हो और अपना लोकेशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि भाई मैं लेफ्ट वाले वॉल से 5 मीटर के डिस्टेंस पे बैठा हूं, राइट वाले वॉल से 2 मीटर के डिस्टेंस पे बैठा हूं, सामने वाले वॉल से 10 मीटर के डिस्टेंस पे बैठा हूं, और पीछे वाले वॉल से 4 मीटर के डिस्टेंस पे बैठा हूं। बिना वॉल को मेंशन किए क्या आप अपना पोजीशन बता सकते हो?
सोचो, नहीं बता सकते। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी डिस्क्राइब और डिटरमाइन विदाउट अ रिफरेंस पॉइंट। बिना रेफरेंस पॉइंट के किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिटरमाइन या डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रहा? सो पोजीशन क्या होता है? क्या ये डेफिनेशन कंप्लीट है? अब मैं आपसे पूछूंगा, पोजीशन इज व्हाट? लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसके रिस्पेक्टिव में? बात समझ में आ रहा है? जैसे बोलो इस बच्चे का लोकेशन बताओ, आपने आंसर दिया 4 मीटर, मैंने पूछा किसके रिस्पेक्ट में, किसके रेफरेंस में, तो आप बोलोगे इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, है ना? गेटिंग माय पॉइंट? इस ओरिजिन से ये 4 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो अगर मैं डिफाइन करूं द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कंप्लीट करते हैं डेफिनेशन को, विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब कि ये जो पॉइंट होता है फिक्स्ड होता है, ठीक है ना? और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। बात समझना? क्या ये डेफिनेशन अभी भी कंप्लीट है? सोचो एक बार, क्या ये डेफिनेशन अभी भी कंप्लीट है? एक दूसरा ऑब्जर्वेशन करते हैं। देखो एक बात हमेशा याद रखिएगा, फिजिक्स जो है ना, इट इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट सिचुएशन। आप जब दिमाग में एक सिचुएशन को क्रिएट करोगे, उसके बारे में सोचोगे, तो आपको चीजें क्लियर होगी, आपको चीजें दिखाई देगी, आपको फिजिक्स फील होगा। क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट है, आप बिल्कुल 10th से 11th में आए हो, फ्रेश हो बिल्कुल, इसलिए मैं आपको अभी सजेस्ट करूंगा कि आप सोचना स्टार्ट करो, थिंक आउट करो। थिंक आउट नहीं करोगे, रटा रटाया रखोगे, रट्टा मारोगे, जो टीचर ने पढ़ाया वो रट्टा मार लिया, उससे फिजिक्स सीख तो जाओगे लेकिन फील नहीं कर पाओगे। आप समझना ना? अगर आप फिजिक्स को फील, और बहुत मजेदार सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट। आपको मजा आएगा, फील होगा ना, जब फील होने लगा कि हाँ पंखा चल रहा है तो इसलिए चल रहा है, ठीक है ना? अगर मैं बैठा हूं, ठीक है ना, या सामने पेपर हवा से उड़ रहा, कुछ भी हो रहा है, व्हाटएवर जो भी हो रहा है दुनिया में, ठीक है, अगर आप उसको फील करने लगोगे तो आपको फिजिक्स समझ में आने लगेगा। आइए एक दूसरा समझते हैं। एक मक्खी है, फ्लाई, ठीक है, और बताए बिना ओरिजिन के तो हम पोजीशन बता नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना ओरिजिन, बहुत बच्चों को मालूम होगा, ये होता है एक्स, ये होता है वाई, है ना, और इसको हम मान लेते हैं अपना ओरिजिन, ठीक है। एक मक्खी थी, तो कुछ यहां पर थी, सोचो t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 अभी बताया था। t इज इक्वल टू 0 कौन सा टाइम होता है? ये वो टाइम होता है जहां से हमारा ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ। बात समझ में आ रहा? तो मैंने ऑब्जर्वेशन, मैं एज ऑब्जर्वर मैं क्या कर रहा हूं, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहा हूं कि भाई यहां एक मक्खी बैठी थी, ठीक है, और ये कुछ चलना स्टार्ट की और कुछ ऐसे उड़ेगी, भाई एक स्ट्रेट लाइन में तो उड़ेगी नहीं ना, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी उड़ेगी वो, है ना। तो ऐसा टेढ़ी मेढ़ा उड़ता हुआ t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे मान लेते हैं वो यहां पे थी, ओके। मैं अगर आपसे पूछूंगा कि जब वो यहां पर है, ठीक है ना, तो उसका पोजीशन बताओ। देखो बच्चा एक बात तो समझो, इस वाले एग्जाम्पल में और इस वाले सिचुएशन में डिफरेंस ये है कि इस वाले में जो बच्चा था उसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा था, वो बस यहां खड़ा है, जैसे मैं यहां खड़ा हूं। अब उस वॉल से, सामने वाले वॉल से मेरा डिस्टेंस अभी भी 5 मीटर है। अभी से अगर मैं 1 घंटे तक खड़ा रहूंगा तो 1 घंटे बाद भी 5 मीटर होगा, और अगर मैं 10 घंटे यहाँ पे खड़ा रहूं तो 10 घंटे बाद भी उस वॉल से मेरा डिस्टेंस 5 मीटर ही हो। लेकिन सोचो कि मैं चलूंगा अगर, तो मोमेंट टू मोमेंट, गेटिंग माय पॉइंट, उसी वॉल से मोमेंट टू मोमेंट
मेरा पोजीशन चेंज हो। तो मैं अगर बोलूं कि इस टाइम पे मेरा पोजीशन 5 मीटर है, अब 4 मीटर, अब 8 मीटर, गेटिंग माय पॉइंट, अब 15 मीटर। तो 15 मीटर कब है? 15 मीटर कब है? किसी पर्टिकुलर टाइम पे। 5 मीटर कम था, कब था? किसी पर्टिकुलर टाइम पे। 4 मीटर कब था? किसी पर्टिकुलर टाइम पे। 8 मीटर कब था? किसी पर्टिकुलर टाइम। इसका मतलब कि पोजीशन को जब हम डिफाइन करते हैं, पोजीशन को जब हम डिफाइन करते हैं, तो इट गिव्स द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नो डाउट। क्या देता है ये? लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट देता है। विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट, किसी फिक्स्ड पॉइंट से, किसी रेफरेंस पॉइंट से, एट अ गिवन मोमेंट। किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर किसी फिक्स्ड पॉइंट से ऑब्जेक्ट के लोकेशन को जब हम शो करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पोजीशन। उसे हम क्या बोलते हैं? पोजीशन। सो पोजीशन इज व्हाट? समझ में आया डेफिनेशन? फील हुआ? व्हाट इज पोजीशन? पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट। उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे किसी फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है ना, उसके पोजीशन, उसके लोकेशन को जब हम शो करते हैं या बताते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पोजीशन। नोट डाउन कीजिए। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। और ये याद रखिएगा कि मैंने कोई भी जो सिचुएशन डील कर रहे हैं, जो सिचुएशन ले रहा हूं, वो मैंने क्यों लिया। ये वाला सिचुएशन लिया था ये बताने के लिए कि पोजीशन को डिफाइन करने के लिए एक फिक्स पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। और इस वाले में ये वाला सिचुएशन इसलिए लिया कि आपको ये समझ में आए कि इस बार ये मक्खी उड़ रही है, ये अपना पोजीशन पॉइंट टू पॉइंट चेंज कर रही है हर बार, हर टाइम पे। तो अगर मैं पूछूंगा इसका पोजीशन, सोचो, खुद से ही सोचो ना, फील करो। मैं अगर पूछूं भाई इस मक्खी का पोजीशन क्या है, तो ठीक है, फिक्स पॉइंट तो है, इसका ओरिजिन हमने फिक्स कर दिया, डिफरेंस पॉइंट फिक्स कर दिया। लेकिन आप एज अ ऑब्जर्वर, मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई इस मक्खी का पोजीशन बताओ, तो आप मेरे से पूछोगे ना कि सर किस मोमेंट पे बताना है, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे इसका पोजीशन यहां पर है, t इज इक्वल टू 4 पे यहां पर है, 3 पे यहां पे है, 3.5 पे यहां पर है। तो टाइम के साथ उसका पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एज अ ऑब्जर्वर आप मेरे से ये क्वेश्चन, मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूंगा भाई मक्खी का पोजीशन बताओ, फ्लाई का पोजीशन बताओ, तो आप एज अ ऑब्जर्वर मेरे से तुरंत क्वेश्चन करना चाहिए आपको। आप फिजिक्स के स्टूडेंट, आप किसके स्टूडेंट हो? फिजिक्स के। आपको तुरंत ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, सर किस टाइम पे? तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे बताओ। तब आप बताओगे कि अच्छा t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे ये कुछ इस पोजीशन, मैं बोलूंगा 3.5 पे बताओ, आप बोलोगे ठीक है 3.5 पे ये कुछ यहां पर है। मैं बोलूंगा ठीक है 4 पे बताओ, आप बोलोगे ठीक है t इज इक्वल टू 4 पे वो यहां पर है। बोलूंगा 0 पे बताओ, आप बोलोगे t इज इक्वल टू 0 पे वो। समझ आ रहा? तो पोजीशन को डिफाइन करने के लिए दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एक ओरिजिन और दूसरा टाइम। नोट कीजिए। अब समझो आप, पोजीशन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, ठीक है? अब समझिए, मान लेते हैं इसको क्या बोलते हैं, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस, ठीक है? ये अपना O1 ओरिजिन, कोई ऑब्जेक्ट है वो यहां पर, ठीक है? मैं बोलूंगा बताओ इसका पोजीशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट द पोजीशन, ठीक है?
ठीक है। तो देखो ये जो ऑब्जेक्ट है यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, इसको दे देते हैं y, यहां से एक परपेंडिकुलर y पे ड्रॉ कर देते हैं, इसको बोलते हैं x, है ना। तो ये जो पॉइंट है ये x से मिनिमम कितने डिस्टेंस पे, याद रखिएगा मिनिमम, x से ये बहुत सारे डिस्टेंस पे, बात समझ आ रहा है क्या। देखिए इसका जो मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या है y, और इस पॉइंट का y से जो मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या है x, इज इट राइट। इसी दो को तो आप ऐसे लिखते हो ना, x y, इसको क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट। सही है क्या, दिस इज द पोजीशन x और y। अब अगर मैं इसको यहां से जोड़ दूं इन दोनों लाइन को, देखो ओरिजिन से, ठीक है, तो आपको मिलेगा एक वेक्टर, ये पॉइंट का नाम है a, ओ ए वेक्टर, राइट। क्या बोलते हैं ओ ए वेक्टर को, वेक्टर हो गया ना आपका, और देखो वेक्टर आने लगा फर्स्ट लेक्चर में, इसलिए आपको बोला था। देखो वेक्टर जो है ना वो एक्चुअली क्या है, हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज समझना ना, उसमें से कुछ है स्केलर कुछ है वेक्टर। जहां जो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होगी उसके साथ वेक्टर के रूल्स यूज होंगे, वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, और जो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होगी उसके साथ स्केलर का यूज होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर कहीं वेक्टर क्वांटिटी यूज होगी, सॉरी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो वेक्टर के सारे रूल्स वहां पे इन्वॉल्व हो जाएंगे, इसलिए वेक्टर को अच्छे से करना। चलिए इसको हम क्या बोलते हैं ओ ए वेक्टर, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इसका भी वही डेफिनेशन है, इट गिव्स द position of a point with respect to origin, ठीक है। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं 0 0, ठीक है। और वेक्टर आपको लिखना आपने सीखा होगा, मैं अगर बोलूं कि इसका वेक्टर बताओ, है ना, कौन सा ओ ए वेक्टर क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे x माइनस 0 एक्स आई कैप, सही है क्या, प्लस y माइनस 0 y जे कैप, दिस इज योर ओ ए वेक्टर, ठीक है ना। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन ऑफ, समझना ना। अगर मैं बोलूं कि इसका पोजीशन को आप लिखोगे कैसे, वेक्टर फॉर्म में, आप लिखोगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और अगर मैं इसका मॉड ले लूं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूं, दैट इज मॉड ऑफ ओ ए वेक्टर, वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सही है क्या, ठीक है। ये हो गया इस लाइन का मैग्नीट्यूड, मतलब ये डिस्टेंस, दिस इज द पोजीशन, कितने के डिस्टेंस पे है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के डिस्टेंस पे है, ये पोजीशन पर है। वेक्टर में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इट इज द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का जो पोजीशन बताता है उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं पोजीशन। गेटिंग माय पॉइंट, ये कैसा था, 2 डायमेंशनल था, 2D, और अगर 3D रहेगा तो, अगर 3D रहेगा तो लिखिए, फिर आगे करेंगे। आइए
3D रहेगा तो भाई जो कार्टेशियन सिस्टम होता है हमारा, इस सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, याद रखिएगा। ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, ठीक है ना। कोई पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट जो है वो है x, y और z। समझ में आ रहा? 3D है, यहाँ पे बनाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये 2D है। जो ब्लैक बोर्ड होता है वो कैसे, कौन सा डायमेंशन है? 2 डायमेंशनल। इस तरह से ये x, ये y, ये z और यहाँ कहीं कोई पॉइंट, ठीक है। इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? x से कितने डिस्टेंस पे y, y से कितने डिस्टेंस पे x और ये अपना z। ओके, दिस इज कोऑर्डिनेट। और ओरिजिन क्या हो जाता है? 0 0 0। ये पॉइंट है तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? OA वेक्टर। कैसे लिखेंगे? OA वेक्टर इज इक्वल टू x माइनस 0। ठीक, OA में O क्या बता रहा? ओरिजिन। और A क्या बता रहा? जिस पॉइंट का पोजीशन बताना है, पोजीशन ऑफ पॉइंट। बात सुन रहा है? तो OA वेक्टर, तो जिस पॉइंट का पोजीशन बताना है ना, उसके कोऑर्डिनेट को 1 by 1 माइनस कर दो। किससे? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट से। तो x माइनस 0, x आई क्या? 1 by 1, y माइनस 0, y j क्या? z माइनस 0, z k। ये क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर। और अगर मैं बोलूं कि उसका पोजीशन बताओ, ठीक है ना, उसका पोजीशन बताओ, तो क्या बोलो? उसका मॉड निकालो। क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट? थ्री डायमेंशन। ओके, हाँ, एक बात याद रखना मुझे कि अगर मैं ओरिजिन को चेंज कर दूं तो पोजीशन चेंज हो जाता है, लेकिन लोकेशन चेंज नहीं होती। इसका क्या मतलब है? अगर मैं ओरिजिन को चेंज कर दूं तो पोजीशन चेंज हो जाएगा, लेकिन लोकेशन चेंज नहीं हो। इसका मतलब है, ऐसे समझो, ये क्लियर है ना? याद रखिएगा, ये सब काम आने वाला है न्यूमेरिकल में, ठीक है। छोटा सा पॉइंट समझते हैं कि मान लो एक इस तरह से कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक पॉइंट है जो r1 वेक्टर पे है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? r1, और ये अपना ओरिजिन O1। एक दूसरा ओरिजिन O2, समझा ना? और इस ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस है, जो पोजीशन वेक्टर है, वो r2 है। जैसा आपको बोला था ना कि अगर आप अपने ही रूम में देखो तो एक वॉल से आपका पोजीशन और दूसरे वॉल से आपका पोजीशन क्या है? अलग अलग। तो अगर मैं ओरिजिन को चेंज कर दूं, याद रखिएगा, then the position vector or the position of an object changes। बट फिर मैं पूछ रहा हूं, क्या लोकेशन चेंज हो गया? भाई ऑब्जेक्ट तो वही है, ये थोड़ी चेंज हो गया, ये इधर उधर थोड़ी गया, यहां से ये कहीं नहीं गया, ये यही है। चेंज क्या हुआ? आपने चेंज किसको किया? आपने चेंज किया है ओरिजिन को। तो ओरिजिन के चेंज होने से क्या चेंज हो जाता है? पोजीशन चेंज हो जाता है। लेकिन इसका ये कभी मतलब नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट ने अपना लोकेशन भी चेंज किया है या उसका लोकेशन भी स्पेस में चेंज हो गया। वो उसका लोकेशन वही है, वो यहीं पर बैठा है। हाँ, जब आपसे पोजीशन पूछा जाएगा, भाई O1 से पोजीशन बताओ, तो आप बोलोगे R1 वेक्टर, और मैं पूछूंगा कि O2 से पोजीशन बताओ, तो R2 वेक्टर, है ना? याद रखिएगा, इफ you change origin, position vector of a point changes। नोट में लिखना, ठीक है। और याद रखिएगा, नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में, छोटे छोटे पॉइंट्स पे ही न्यूमेरिकल रहेंगे आपके। इफ यू चेंज ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट चेंजेस, बट
its location may be same. क्लियर? तो हमारे दो पैरामीटर यहाँ पे हो गए। पहले हम पैरामीटर की स्टडी करेंगे, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर हम रियल फिजिक्स में ही करेंगे। ठीक है, तो दो हमारा पैरामीटर हो गया, टाइम और पोजीशन। पोजीशन क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे मेजर करते हैं 2D में, 3D में, ठीक है ना, कुछ पॉइंट्स भी क्लियर हुए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बात करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको, क्योंकि आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट काफी पढ़ा हुआ रहता है, 9th में आपने काफी पढ़ा है ना, तो न्यूमेरिकल भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा बहुत डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। ओके ना, चलिए थैंक यू। यहाँ तक ये चीजें एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।